नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे चढ़ रहा कर्ज, विभाग भूल रहे फर्ज। देवभूमि उत्तराखंड में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच सरकार एक बार फिर से राज्य के विकास के लिए कर्जा लेने जा रही है। बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार और एडीबी के बीच $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में हल्द्वानी में आधुनिक यातायात मैनेजमेंट वाली 16 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के साथ ही सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ ही चंपावत, किच्चा, कोटद्वार, विकासनगर में वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। राज्य पर 95,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसके लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज हर वर्ष राज्य को भुगतान करना पड़ता है। प्रदेश का बच्चा बच्चा कर्जदार, हर व्यक्ति पर 75,000 रुपए से ज्यादा की देनदारी और अब ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं एक ओर जहां राज्य में कर्ज लिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर विभाग बजट के खर्च नहीं कर पा रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी कि 6 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी 35% बजट ही खर्च हो पाया है। शेष अवधि में बचे हुए बजट को खर्च करने का दबाव विभागों में बढ़ गया है और इसके पीछे लोकसभा चुनाव की लंबी आचार संहिता और फिर वर्षा काल को अधिकारी बता रहे हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। सवाल यह है कि आखिर राज्य पर कितना कर्ज का बोझ बढ़ाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में कर्ज के पहाड़ का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर ये बोझ प्रदेश पर बढ़ने जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य के विकास के लिए 1500 रुपए का कर्ज सरकार ले रही है। बता दें कि दिल्ली में केंद्र सरकार और एडीबी के बीच $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में हल्द्वानी में आधुनिक यातायात मैनेजमेंट वाली 16 किमी लंबी सड़क बनने के साथ ही सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ ही चंपावत, किच्चा, कोटद्वार, विकासनगर में वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम विकसित किए जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। राज्य पर 95,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसके लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज हर वर्ष राज्य को भुगतान करना पड़ता है। वहीं जानकार बढ़ते कर्ज पर चिंता जता रहे हैं। देखिए, विकास के लिए कर्ज भी ज़रूरी होता है। आपके खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क बनानी है और सारी चीज़ें हैं जो उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज आप ले रहे हैं, जिनसे कल आपको फ़ायदा मिलना है। उसके लिए कर्ज लेना ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अभी आप ये समझिए कि उत्तराखंड पर 95,000 करोड़ तो क्रॉस कर चुका है, इतना तो कर्ज हो चुका है। और उसमें से जो पिछला बजट आप देखें तो 6,000 करोड़ के आसपास तो ब्याज ही है। जो आप ब्याज दे रहे हैं उसके मूल देंगे तो 18, 19, 20 हजार करोड़ के आसपास ऐसे ही देंगे, तो आपका जो जीडीपी जो आपकी है उसके अगेंस्ट कितना है वो बैलेंस करने के, आपका उत्पादन है उसके हिसाब से तो लेंगे, तो वो बैलेंस ज़रूरी है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, आप ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश तो आपका 50 साल से ज़्यादा हो गया। नहीं, पहले सरकार हिसाब तो दे। जो 1600 करोड़ रुपया आया है स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो हड़प कर गए हो, स्मार्ट सिटी का तिनका भर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सड़कों के गड्ढे दिखाने के लिए एक पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सरकार को आईना दिखाने के लिए। तो जो पैसा आ रहा है केंद्र पोषित योजनाओं के तहत, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। एक बस एक्सीडेंट हुआ और आपने जो है स्मार्ट सड़कों की बात करनी शुरू कर दी। अब आप कह रहे हैं कि हल्द्वानी में 16 किलोमीटर आप स्मार्ट सड़क बनाएंगे, आप शहरी विकास के लिए पैसा खर्च करेंगे। एडीबी से केंद्र सरकार का $200 मिलियन का करार हुआ है और उसमें से एक बड़ा चंक जो है उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन 7.5 साल हो गए,
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को यहाँ सत्ता पर काबिज हुए 7.5 साल में न हमने युवाओं का, न महिलाओं का, न मजदूरों का, न व्यापारियों का, न किसानों का, किसी का विकास होते हुए तो देखा नहीं। देखिए, ये विपक्ष को अपने अंतर मन में पहले झांकना चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब कितना कर्ज लिया, और जब जब कांग्रेस की सरकार रही इन 24 सालों में तब कितना कर्ज लिया। आप अगर देखेंगे तो हरीश रावत जी और 12 से और 17 की सरकार में सबसे अधिक कर्ज लिया गया। तो उनको प्रश्न खड़ा करने का सवाल नहीं है। जब विकास करना होता है तो निश्चित तौर पर कर्ज भी लेना होता है, और कर्ज हैसियत के आधार पर मिलता है। जब प्रदेश की हैसियत होगी तो कर्ज मिलेगा। विकास के लिए अति आवश्यक है। कैसे भी हम जनता के सपनों को पूरा करें, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से बना है। आपको बता दें कि प्रदेश का बच्चा बच्चा कर्जदार, हर व्यक्ति पर 75,000 रुपए से ज्यादा की देनदारी, और अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक और जहां राज्य में कर्ज लिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर विभाग बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद 15 अक्टूबर तक यानी 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद 35% बजट ही खर्च हो पाया है। शेष अवधि में बचे हुए बजट को खर्च करने का दबाव अब विभागों में बढ़ गया है। अधिकारी इसके पीछे लोकसभा चुनाव की लंबी आचार संहिता और फिर वर्षा काल को वजह बता रहे हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। नहीं, देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें जैसे मैंने बता दिया था। एक तो हम लोगों के यहाँ पर वो वेदर जो है हमारा काफ़ी इस बार ख़राब रहा है, नंबर 1। दूसरा जो मैंने कहा हुआ था कि इलेक्शन से हमारे यहाँ पर भी व्यय का स्थिति जो है वो प्रभावित हुई है। तीसरा ये है कि जो हम लोग व्यय की जब एक प्रोजेक्शन करते हैं, उस प्रोजेक्शंस में हम लोग भारत सरकार से भी कितनी धनराशि हमें अवमुक्त होगी उसका भी जो है एक कंपोनेंट वो भी होता है। क्योंकि भारत सरकार में भी नई गवर्नमेंट फिर से स्थापित हो गई है, उनके रिलीजेस लेट से आए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी राज्यों में इस बार व्यय का जो प्रमाण जो है वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा, और हमारे राज्य में भी उसी तरह की स्थिति है। प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में विकास नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है, और विभागों की सुस्ती इतनी ज़्यादा है कि जो बजट है वो खर्च नहीं हो पा रहा है। दिसंबर आने वाला है और 35% बजट ही अभी तक खर्च हुआ है। फिर बजट प्रावधान का क्या फायदा? अगर विभाग अपनी सुस्ती नहीं तोड़ेंगे तो धरातल पर विकास नजर कहाँ से आएगा? और ये कोई इस साल नहीं हो रहा है, हर साल भाजपा सरकार में यही स्थिति रहती है। इसीलिए विकास धरातल पर नजर नहीं आता, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। आज हमारे गांवों से पलायन इसीलिए लगातार बढ़ रहा है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया मंत्री और अधिकारी कब छोड़ेंगे? देखिए, कर्जे पे कर्जे, कर्जे पे कर्जा, एक तरीके से अब ये प्रदेश जो है वो कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है, और दुर्भाग्यवश जो राज्य सरकारें हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। जो हमारा आय के स्रोत हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसका कारण सीधा सीधा ये पड़ रहा है कि यहाँ के राज्य को चलाने के लिए, लगातार राज्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए, और अब तो स्मार्ट सिटी के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा कि 24 वर्ष इस प्रदेश को हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कर्ज पे कर्ज जो भी सरकार ले रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पर जो नुकसान है, जो आर्थिकी बोझ है, वो यहाँ पर एक आम जन के ऊपर पड़ रहा है, और इसका जो भुगतान है भविष्य में यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। कुल मिलाकर पहाड़ प्रदेश पर कर्ज के पहाड़ का बोझ बढ़ता जा रहा है। विकास के नाम पर एक के बाद एक सरकारें कर्जा लेती जा रही है। आलम यह है कि पहाड़ प्रदेश का बच्चा बच्चा कर्जदार है, लेकिन विकास के नाम पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रदेश की सरकार राज्य की कर्ज की सीमा को निर्धारित नहीं कर पा रही है? आखिर और कितना कर्ज का बोझ प्रदेश झेलेगा? आखिर ऐसा विकास किस काम का जो आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन पिरशाली जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और दीपक रावत जी है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले जवाब प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी नवीन पिरशाली जी से लेते हैं। नवीन जी, विभागों को पैसा मिल रहा है लेकिन खर्च करना नहीं आ रहा है। बड़ी बात है कि विकास के नाम पर पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर राज्य पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देख लें या पूरे राज्य पर देख लें तो खर्चा जो है कर्ज का वो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों आखिर विभाग लापरवाही कर रहे हैं और राज्यों पर जो कर्ज बढ़ रहा है उस पर भी राज्य सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है? अजय प्रकाश जुयाल। देखिए, जहां तक कर्ज की बात है तो कर्ज तो आप ये देखें कि जहां विकास होगा वहां पर पैसे की आवश्यकता भी होती है। और आप पूरे 24 साल का अगर उदाहरण देखें सरकारों का, तो जिस गति से और जिस विस्तार के साथ अभी विकास कार्य हो रहे हैं धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उत्तराखंड में और केंद्र सरकार द्वारा भी, वो अपने सर्वकालिक शीर्ष पर हैं। और उसमें थोड़ा कर्ज देना पड़ रहा है लेकिन मैक्सिमम विकास हो रहा है। और अगर उसमें प्रगति की बात करें तो आपने देखा होगा कि स्टेट जीडीपी अभी 24% बढ़ी है। तो ये सब इस बात के संकेत हैं कि राज्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पिछली सभी सरकारों से ज्यादा एक जो बेंचमार्क सेट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उसका असर दिख भी रहा है। अब ये बात है कि कुछ चीजें है कि कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन कर्जा किसके सापेक्ष? पिछली सरकारों के सापेक्ष जिन्होंने काम नहीं किया। और काम करने वाली सरकार को अगर तुलना करें तो काम करने वाली सरकार कम कर्जा ले रही है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश जिस अवधारणा के साथ बनाया गया था उसमें बहुत पहाड़ी क्षेत्र है और उसके विकास के लिए जो अभी भी लगातार सरकार प्रयासरत है और जगह जगह पर विकास कार्य हो रहे हैं। सरकार एक विजन के साथ आगे बढ़ रही है और जैसे स्मार्ट रोड और दूसरी चीजों की बात हो रही है तो ये सब उसी विजन के तहत है कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो। सरकार इसीलिए लगातार प्रयासरत है। उसमें थोड़ा सा कहीं पर सरकार पैसा लगा रही तो कहीं पर उसको कर्ज भी लेना पड़ता है और ये सरकारों में थोड़ा सा जब विकास की ओर बढ़ेंगे तो लेना भी पड़ता है। जी गरिमा। ठीक है, बिल्कुल विकास के लिए राज्य सरकार क्या देश में भी कर्ज लिया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है ना कि कम से कम विभाग खर्च कर लें। अगर यही सुनिश्चित कर लिया जाए तो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। चलिए आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब हैं। नौटियाल साहब, क्यों आखिर देखिए बजट अभी बाकी है, पूरा खर्च नहीं हो पाया है, लेकिन नए कर्ज की तैयारी हो रही है। कहाँ पर लापरवाही रह गई, चूक कहाँ पर हो रही है? देखें गरिमा जी, जो लायक पुत्र होता है वो तो पुराने लिए हुए कर्जों को वापस करने का काम करता है और जो नालायक होता है वो और कर्जा लेने का काम करता है। तो ये नालायक है हमारे देश के। इन्होंने देश के ऊपर हो चाहे राज्य के ऊपर हो कर्जा चढ़ाए जा रहे हैं और वापस करने का कोई साधन नहीं है राज्य सरकार के पास। आज जिस मकसद से कर्ज ले रहे हैं उस मकसद से अगर आप बताएं, आज अगर आप पैसा लेते हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, उससे क्या रिटर्न आएगी, उससे ही तो पता लगेगा कि पैसा वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी शादी में पैसा खर्च कर देंगे तो वापस कहाँ से करेंगे? तो सेम इन्होंने जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों की बंदरबांट करने का काम किया, इन्हें लगता है कि हमारा समय बहुत कम रह गया, जितना खाना है पैसा खाओ। तो उस तरह की पॉलिसी वाले लोग हैं। आय से अधिक संपत्ति कहां से हो रही है? इनकी आय से अधिक संपत्तियां, चाहे मेयर की बात करें चाहे गणेश जोशी जी की बात करें, आय से अधिक संपत्तियां कहां से आ रही है? ये जो पैसा विकास के नाम पर है, इस पैसे को खाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आज राज्य के ऊपर कर्जा अभी आप ही अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि 6000 करोड़ तो ब्याज देना पड़ रहा है जो पुराना कर्जा ले रखा है। अब नया कर्जा लेंगे तो उसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा। कहां से राज्य सरकार कर्ज को वापस करेगी आप बताएं? कोई इन पे व्यवस्था ही नहीं है। और इस तरह हाल कर दिया कि जब पैसा नहीं है और पैसे की भूखमरी फैली हुई है तो इन्होंने व्यापारी को पकड़ना शुरू कर दिया। जीएसटी के नाम पर तो पैसा ले ही रहे हैं लेकिन पेनल्टी के नाम पर उसको फंसाने का काम कर रहे हैं और जबरदस्ती उससे वसूली करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वसूली गैंग बनकर रह गया है। अगर आपको राज्य का विकास करना है तो राज्य के अंदर संसाधन जुटाओ। ऐसे संसाधन होने चाहिए जिससे पैसा आए, पर आप पे वो पॉलिसी नहीं है। अभी इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर देख लें कितना इन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, लेकिन आज तक इन्वेस्टमेंट समिट का पता नहीं कहाँ है। ऐसे सड़कों के विकास के नाम पर आज सड़क बनती है, कल वो तोड़नी शुरू कर देते हैं, पैसे को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें उखाड़ दे रहे हैं।
अभी एक मामला यहाँ पे देहरादून में छोटा सा राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स का आया था, अच्छी खासी टाइल्सें लगी हुई थी, इन्होंने वो टाइल्सें उखाड़ के वहां पर कच्चा फर्श डाल दिया, वो भी टूटने लग गया। तो ये जबरदस्ती पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा लिया हुआ है, अब उसके बदले धंधा तो देना पड़ेगा। तो धंधा देंगे कहां से? बन बनाई सड़कों को तोड़ने का काम करेंगे। आज भी लोकसभा चुनाव में कई गांव ऐसे थे जो वोट सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए सड़कों पर थे। तो आप छोटी छोटी सड़कों को तो बनाने का काम कर नहीं रहे हैं और बड़े बड़े ठेकेदारों को काम देने का काम कर रहे हैं, जिनसे आपने पैसा खा रखा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कहाँ ले जा रहे हैं हमारे राज्य को? कम से कम चलो भाजपा सरकार तो जहाँ की है वहां की है, पर इसमें जो सीएम है, उसमें जो मंत्री हैं, वो तो हमारे राज्य के हैं। अपने राज्य पर तरस करो, अपने राज्यों के युवाओं पर तरस खाओ। आप पे तनख्वाह पेंशन देने तक का पैसा नहीं है और आप बात करते हैं विकास की। क्या कर्ज लेने को ही विकास कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी के मायनों में कर्ज लेना ही विकास है, यही डेवलपमेंट है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बड़ी बातें आपने कही हैं और बड़ा हमला हम कह सकते हैं बोला है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, बजट अभी भी बाकी खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन नए कर्ज की तैयारी हो रही है। प्रदेश के साथ की छलावा नहीं है, प्रदेश की जनता के साथ छलावा नहीं है, बच्चा बच्चा कर्जदार है। प्रति व्यक्ति अगर हम नजर डालें, जिस हिसाब से आंकड़े निकाले गए, 75,000 रुपए हर व्यक्ति पर कर्ज बनता है। ऐसा क्यों? कहाँ पर विभागों की लापरवाही हो रही है? ये सरकार क्यों आखिर इस कर्ज के बोझ तले पहले ही पूरा प्रदेश दबा हुआ है? गरिमा जी, हाँ, कोई इसे अन्यथा न ले। एक अजीब सी विडंबना देखिए आप इस प्रदेश की कि 9 नवंबर 2000 को जब इस प्रदेश का गठन होता है, तब से कोई भी विधानसभा से कोई भी विधायक चुन के आए हो और आप 5वीं विधानसभा चुनी गई है 2022 में, एक भी ऐसा विधायक बता दीजिए जिसके आय के स्रोत ना बढ़े हो या जिसकी आय दुगनी ना हुई हो। एक विधायक। और करण जो 2022 में जितने भी विधायक जीत के गए हैं या 2000 उससे पहले 17 में थे वो जीत के गए थे, विधायकों की आय के बढ़ रहा है, विधायकों की आय दुगनी हो जा रही है जब वो अपना हलफनामा दे रहे हैं अगली बार इलेक्शन लड़ते टाइम, लेकिन प्रदेश की आय जो है वो कम हो रही है। ये विरोधाभास कैसे हो सकता है? उत्तराखंड क्रांति दल ये समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ के विधायकों की आय तो तिगनी चौगनी बढ़ रही है, जब वो दोबारा अपने हलफनामा देते हैं कि हमारी आय पिछली बार जब विधायक थे तब ये थी, अब लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि राज्य हर बार जब इलेक्शन हो रहा है लगातार पीछे जा रहा है, लगातार कर्ज के बोझ तले दब रहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं पर जो गड़बड़दार है वो ये है कि विधायक अपनी आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं, जो यहाँ के नौकरशाह है वो अपनी आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश की आय के स्रोत अभी भी जस के तस है। यदि आय के स्रोत किसी भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी सरकारों द्वारा बनाया जाता या उनके तरफ ध्यान दिया जाता, तो निश्चित रूप से ये जो कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है ये कुछ न कुछ हद तक कम होता। अभी देखिए, उदाहरण देखिए, 3 दिन का सेशन इन्होंने गैरसैंण में करा, तो सबसे पहले इन्होंने जो पास करा था वो तो विधायकों के जो खर्चे थे वो बढ़ाए गए। और जब इनसे पूछा गया, किसी पत्रकार ने पूछा गरिमा जी कि ये कहां से आएंगे, राज्य में आय के स्रोत कहां से आएंगे, ये जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है ये कहां से आएगा, तब इनके मंत्री जी का कहना था कि आय के स्रोत हमारे सक्षम है, हम इसको पूर्ण कर लेंगे, हमारे पास पूर्णतः उसका खर्चा पर्चा है। अब आप बताइए, यहाँ पर उस दिन तो यही आपके सामने पत्रकारों को ये जवाब दे रही थी सरकार, आज सरकार खर्च करने में लगी हुई है। और गरिमा जी, विडंबना देखिए कि जिस स्मार्ट सिटी के लिए भी पैसा मांगा जा रहा है, जो कि जब वर्तमान में जो सरकार है, इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पिछले 7-7.5 साल से सरकार चल रही है और ये योजना स्मार्ट सिटी की इन्हीं के कार्यकाल में आई थी भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ मुख्यमंत्री चेंज हुए। अब आप बताइए कि 1500 करोड़ 1600 करोड़ का जो हिसाब है, आप भी देहरादून में हैं, हम भी देहरादून में हैं, आप मुझे बताइए कहाँ दिख रहा है वो 1600 करोड़ का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। और आज ये स्थिति इसलिए आई है गरिमा जी कि 2024 के जो केंद्र का बजट है उसमें राज्य को स्मार्ट सिटी के नाम पे 1 रुपए अतिरिक्त नहीं दिया गया है। इसी वजह से, क्योंकि पहला वाला पैसा सारा गोलमाल गड़बड़ करके खर्च कर दिया गया है, कहाँ गया इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। और अब स्थिति ये आ गई है कि उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए इन्हें और कर्ज लेना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी विडंबना
क्या होगी इस प्रदेश के लिए कि विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो छद्म विकास का जो सपना दिखा रही है कर्ज मांग कर, वो कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्ट रूप में यहाँ का जो आदमी है, जो मनुष्य है, उसके ऊपर। ठीक है दीपक जी, आपसे विस्तार से बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बढ़ते कर्ज को लेकर, जिससे राज्य परेशान है और एक तरफ विभाग हैं जो बजट उनके लिए आवंटित किया गया है उतना भी पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए कुलदीप राणा जी के साथ इस बार शुरुआत कर लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप जी। बड़ी बात है कि देखिए, कर्ज पर तो हम हर साल लगभग चर्चा करते ही करते हैं, लेकिन अभी नए कर्ज को लेकर तैयारी हो रही है। उत्तराखंड पर पहले भी कर्ज रहा है और अभी उसे और बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन दूसरी ओर कुछ विभाग हैं, हमने देखा स्मार्ट सिटी के लिए भी पैसा आया था, जो वो भी एक मुद्दा था जिस पर हमने खूब चर्चा की। वहां पर भी पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाया था। वैसे ही अलग अलग विभागों में जो बजट आवंटित किया जाता है वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। क्या जो लोकसभा के चुनाव वाली बात कही जा रही है सरकार की ओर से कि उसमें आचार संहिता थी, उस दौरान खर्च नहीं हो पाया, क्या सिर्फ उतना टर्नओवर ही काफी होता है? और उसके लिए भी तो पहले से पता होता है, ऐसा तो नहीं होता कि ये स्थितियां अचानक से आ जाती हैं। क्या एक प्रोसीजर होता है, अगर किसी विभाग में किसी भी चीज के लिए बजट आया है तो उसका जो प्रोसेस है वो एक लंबे वक्त के लिए होता है। ऐसा तो नहीं कि 2-4 दिन की बात होती। तो विभागों की ओर से लापरवाही कहां पर हो रही है और प्रशासन और सरकार की उसमें कहां पर जिम्मेदारी है जिससे चूक हो रही है? हाँ, उत्तराखंड के साथ एक बड़ी विडंबना ये रही है। मैं कई बार के चैनल की डिबेट में ये बात उठाता रहा हूँ कि जो वित्तीय असमानता का एक विषय रहा है उत्तराखंड को लेकर के, उत्तराखंड के विकास को लेकर के, ठीक है। और अभी जो आपने सवाल किया कि सरकारें पैसा खर्च करने में असमर्थ रही हैं और कहा जाता है कि भाई लोकसभा चुनाव थे इसलिए हम खर्च नहीं कर पाए, ये सारी बातें जनता को एक तरीके से घुमाने के लिए है। क्योंकि चुनाव का सरकार के बजट खर्च से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि विकास कार्य अपने समय पर होते हैं। अब क्या चुनाव होंगे तो क्या सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा? वो भी तो वित्त विभाग जारी करता है। भाई योजनाएं तो पहले से चल रही हैं, ठीक है। हाँ, इतना जरूर होता है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान आप नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पुरानी योजनाएं हैं उनके मद में कोई रोक नहीं लगती है, उनके खर्च में कोई रोक नहीं लगता है। आपने कभी सुना कि चुनाव के कारण जो है पुल का निर्माण रोक दिया गया? आधा पुल ने बना था, आधा मजदूर छोड़ के चले गए, भाई चुनाव चल रहा है, ठीक है। आधी सड़क बना करके मजदूरों ने कहा कि कह दिया कि भाई लोकसभा की आचार संहिता शुरू हो गई है, अब ये सड़क आधी बाद में बनेगी। ऐसा नहीं होता ना, काम तो अपना चलता है, क्योंकि उसका बजट आवंटन पहले ही कर दिया जाता है। तो ये तो जो हमारी अधिकारियों की और नेताओं की जो कार्य क्षमताएं और कार्य दक्षताएं हैं, ये उसका परिणाम है कि वो इस तरह के बहाने जनता के सामने बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात गरिमा, सरकारें कोई भी रही हों, कर्ज सरकारें लेती हैं, उसकी नीतियां सचिवालय में बैठे हुए चंद नौकरशाह बनाते हैं। सरकारें आती हैं, 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन उस कर्ज का बोझ उस राज्य की पूरी जनता को भुगतना पड़ता है। आज तक उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें आई, जितना भी कर्ज लिया गया, जवाब उस कर्ज का बोझ कौन उतार रहा है? प्रदेश की जनता। चंद लोगों ने बैठ करके इसी कमरों में बैठ करके राज्य के विकास के नाम पर, निर्माण के नाम पर कर्ज लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से, और उसका बोझ किसके सर पे पड़ता है? वो किसकी जेब से कटता है? वो राज्य की जनता की जेब से कटता है, ठीक है। यही चीजें उत्तराखंड के साथ भी हैं। विगत 24 सालों में, अब हम 25वें साल में प्रवेश करने जा रहा है उत्तराखंड। हम नवंबर महीने, आज से 5 दिन के बाद राज्य की स्थापना का 24 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो चीजें बदली हैं उत्तराखंड में, उनमें एक बड़ा विषय ये भी रहा है
कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति और उत्तराखंड का आर्थिक कर्ज, ठीक है। अभी जिस प्रकार की बातें मैं सुन रहा था यहाँ पे से निकल के आई थी कि भाई 70,000 से ऊपर का कर्ज प्रति व्यक्ति पर है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं तो हम समग्र रूप से देख रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में पूरे व्यक्तियों पर उत्तराखंड में इतना कर्ज है या उत्तराखंड के लोगों, लेकिन किसी ने हमने देखा समझा कि जब हम आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है सरकारों की तो उत्तराखंड की उसमें बड़े उससे कहा जाता है कि भाई उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई और हम राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले हमारी आय 1 लाख ज्यादा है। ये उत्तराखंड का आंकड़ा है ना, क्योंकि देश की प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 के करीब है और उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,30,000 से ऊपर है इस समय, ठीक है। जो 60,000 के करीब का माना जा रहा है कि जो अभी नई सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये बात निकल करके आ जाएगी कि 2,60,000 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ये पूरे उत्तराखंड के संदर्भ में है। लेकिन जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक, जो यहाँ पर एक तरीके से पहाड़ वर्सेस मैदान, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो बजट आवंटन है, ये जो असंतुलन है, बजटीय असंतुलन है, वित्तीय असंतुलन है, जिसका खामियाजा विकास की कसौटी पर पहाड़ को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि भाई राज्य में सरकारें कर्ज लेती हैं, पूरी राज्य की जनता उसको भुगतती है। आज तक कभी किसी सरकार ने यह नहीं बताया सिलसिलेवार कि उत्तराखंड के 13 जिलों में प्रति व्यक्ति आय जिलेवार क्या है। उत्तराखंड के जो 3 मैदानी जिले हैं जहां सर्वाधिक इंडस्ट्रियां हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जहां सर्वाधिक विधायक रहते हैं, ठीक, जहां सर्वाधिक पॉपुलेशन है, ठीक, वहां की प्रति व्यक्ति आय पहाड़ों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, ठीक। आज की डेट में जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो देहरादून उत्तराखंड में हरिद्वार जिले की है। हरिद्वार में 3,62,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है लगभग, ठीक। और उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,33,000, 2,60,000 के करीब इसको कहा जा रहा है, जो हो गई आंकड़ों में आ गई है लगभग, लेकिन 2,60,000 के करीब उसको मानते हैं। कहां 3,60,000 और कहां 2,60,000। ये उत्तराखंड के भीतर ये एक विषमता है कि उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय और उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय में इतना बड़ा अंतर है। और उत्तराखंड में जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है वो पर्वतीय जिले, सुदूर पर्वतीय जिले रुद्रप्रयाग की है, ठीक। उस जिले की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 93,000 रुपए मात्र है, 93,000 ओनली। अब आप देखिए कि उत्तराखंड का एक राज्य, एक जिला जो सुदूर पर्वतीय जिला है, वहां की प्रति व्यक्ति आय क्या है, और एक मैदानी जिला है, वहां की प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब ये जो कर्ज लिया गया है, इस कर्ज का बोझ जो मैदानी जिले में है भले उस पर उतना भारी ना पड़े, लेकिन जो पहाड़ी जिले पर है उस पर तो ये भारी पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय का आलम ये है, ठीक। और ये जो कर्ज का बोझ है ये सभी लोगों में समान रूप से बढ़ेगा, ठीक। तो ये जो राज्य की आर्थिक विषमताएं हैं जिनको लेकर के किसी भी सरकार ने, और चूंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार 2 बार से आ गई है यहाँ पे, तो सवाल ज्यादा भाजपा की सरकार से पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी भाजपा की सरकार की बनती है, इस समय वर्तमान सरकार की बनती है कि वो इस असमानता को कम करने का प्रयास करे, ठीक। तो ये जो चीजें हुई हैं, किसी भी सरकार ने इस तरह के कोई प्रयास नहीं किए कि इन चीजों को नियंत्रित किया जा सके। आज राज्य की हम बड़ी एक तरीके से सरकारें बड़े उससे बताती हैं कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद इतना बढ़ गया, हमारी आय में इतनी वृद्धि हो गई है, टैक्सेशन से हमें इतना कर प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि उत्तराखंड में ये सारी चीजें किन जगहों पर हैं। यही वो विषमताएं हैं कि अच्छी चीजें जब औसतन रूप से देखी जाती हैं तो वो सारे उसमें बढ़ जाती हैं, तो हमको लगता है कि बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कितनी बड़ी असमानता है राज्य में, ठीक है, बिल्कुल। और वो कारण है कि आज राज्य कर्ज की बोझ से तले बढ़ता जा रहा है। और देखिए इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहा कि चीज़ों पर ध्यान दिया गया हो, क्योंकि अगर रेगुलर चीज़ों पर ध्यान दिया गया हो तो शायद ये स्थिति नहीं होती और सरकार का भी ढीला रवैया ज़रूर नज़र आया है, और यही वजह है कि चीज़ें कंटिन्यूटी में आगे बढ़ती चली गई। चलिए ठीक है, नवीन जी आपने सुन लिया सभी की प्रतिक्रिया लगभग।
मैंने सुनी और अभी विश्लेषक महोदय बता रहे थे, और निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोनों में भिन्नता है। प्रति व्यक्ति आय है, चाहे आय के सोर्सेज और साधनों में बहुत भिन्नताएं हैं। उसी पर हमारी सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। जब उसकी ओर सोचा जाएगा तब विकास की गति आगे बढ़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर ध्यान देते हुए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव तक पहुंचाने की कवायद शुरू की, और आज उसका नतीजा है कि अच्छी सड़कें सभी गांव में लगभग बन चुकी हैं और मुख्य मार्ग चौड़े-चौड़े हो गए हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और अन्य सुविधाएं वहां पर पहुंच जाए, तो उनको जो महंगाई की मार है वो थोड़ा कम पड़ेगी। अब पहले सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचते थे, अब सिलेंडर की डिलीवरी पहाड़ों में भी घर घर तक हो रही है। तो ये एक बदलाव है। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि हमारी सरकार ने सब कुछ सारी समस्याएं खत्म कर दी, लेकिन जिस नजरिए से हमारी सरकार समस्या को देखती है उससे आर्थिक विकास की बात है तो काफी सारे परिवर्तन देखने को मिल रही है। पिछली सरकार में जहां इस बार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात चल रही है और 40-50% उसका काम भी पूरा हो चुका है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, और चाहे चारधाम यात्रा की बात हो, चाहे जमरानी बांध की बात हो, जो भी मूलभूत ढांचागत जो विकास के लिए जरूरी था उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही फोकस्ड होकर उनके त्वरित निर्णय लिए, और वो निर्णय आगे बढ़ रहे हैं और निसंदेह इस राज्य के लिए फायदेमंद होंगे। अभी मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता को सुन रहा था, उनके मुताबिक ये था कि इन्वेस्टर समिट हुआ, पैसे कहाँ हैं? तो पैसे कोई सड़क पर नहीं बिछाए जाएंगे कि पैसे 3,56,000 करोड़ के एमओयू होते हैं उनको हम सड़कों पर बिछा दें। उनका ग्राउंडिंग होता है, नजर तो आते हैं ना। अभी आप एमओयूज के नाम पर प्रचार प्रसार तो बहुत होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सड़क पर नहीं बिछाए जाएंगे पैसे, लेकिन एमओयूज के नाम पर प्रचार प्रसार कर आप वाहवाही कितनी लूटते हैं, और उसके बाद आप ये कहेंगे। नहीं, सरकार जब अच्छा काम करती है निसंदेह वाहवाही। हम तो जनता को बता रहे हैं, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। जनता ही सवाल पूछती है, विपक्ष भी जनता में ही गिना जाता है, विपक्ष जनता की आवाज उठाता है। सर नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो विपक्ष हो आज जनता हो। जनता और भारतीय जनता पार्टी का सीधा संबंध है, उसमें विपक्ष की मध्यस्थता नहीं तो सर, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष के लिए जगह है ना, लोकतंत्र में तो विपक्ष के लिए भी जगह है ना। सवाल आपके प्रतिष्ठित चैनल पर पूछे जा रहे हैं, आपके प्रतिष्ठित चैनल पर प्रवक्ता बहस कर रहे हैं, विश्लेषक भी बात कर रहे हैं, उसका जवाब मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा हूं। इसका जरूर मैं धन्यवाद आपके चैनल को और आपको करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मध्यस्थता की जरूरत किसी को पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की सरकार है, सीधे तौर पर जनता की समस्या को जानती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा है कि उत्तराखंड हमारे लिए सर्वोपरि है, राज्य सर्वोपरि है, राज्य का उदाहरण सर्वोपरि है, तो सारा जो लवोलुभाव है उसके अंतर्गत होता है, और इस राज्य के विकास के लिए जो भी कर गुजरने की आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको करेगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं निरंतर विकास हो रहा है। आप किसी को ना देखे, आप किसी की आंख में मोतियाबिंद हो तो उसको क्या करें, उसको तो ऑपरेशन कराना चाहिए। तो आज विपक्ष तो मोतियाबिंद वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कर रही है। जब विकास किया था तभी सरकार जनता ने रिपीट भी किया सरकार को देखा जा रहा है। आज कितनी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर दी। क्या परेड ग्राउंड आज से पहले ऐसे ही होता था जैसे आज देख रहे हैं? क्या देहरादून की सड़कें जो चौड़ी हुई हो ऐसी सड़कें थी? तो बहुत ढांचागत सुधार हुआ है, लेकिन ठीक है सर, ये तो सुधार की बात हो गई, वो एक अलग मुद्दा है। अभी फिलहाल कितना विकास हुआ कितना नहीं वो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन क्या संपूर्ण सुधार हो गया, ये बड़ी बात है। देखिए अलग अलग विभागों के लिए पैसा भी है, लेकिन बावजूद इसके अब कहां पर लापरवाही हो रही है, क्यों बजट खर्च नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए क्या जवाब है? वाजिब सवाल है कि बजट का निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा, टाइम पे क्यों नहीं। ये देखिए डिसबर्समेंट और पाइपलाइन बजट का जो होता है, एक बजट बनाया जाता है, फिर बजट का कंप्लीट जो काम होते हैं उसके अगेंस्ट में पैसा रिलीज किया जाता है, कि कुछ एडवांस किया जाता है, तो वो सब मिलाकर अभी सर आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे और मेहमानों का रुख करते हैं। आशीष जी के पास में जाते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जब ये बजट आवंटित किया जाता है उस दौरान ही पहले खाका तैयार किया जाता है कि भला किस विभाग को कितने बजट की जरूरत है, उस हिसाब से ही बजट में पैसा अलॉट किया जाता है, लेकिन उतना भी खर्च नहीं हो रहा है। देखिए गरिमा जी, तानाशाह से सवाल पूछना तो गलत होता ही है। तानाशाह यही चाहता है कि जो मैं कहूँ वही सत्य है। अगर मैं दिन को रात कहूँ तो जनता भी रात समझ ले, तो यही इनका सोचना है भारतीय जनता पार्टी वालों का। और इन्हें बड़ा दुख होता है जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं वो हम है ही नहीं, मतलब हम है कहाँ, हम जनता में नहीं आते।
अरे जनता ही तो विपक्ष है, और कौन विपक्ष है? तो आज आप बोल रहे हैं कि बताएं, आप पूछे भी ना। अरे जनता तो पक्ष में, कांग्रेस विपक्ष में हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है, आप सुन लीजिए। नवीन जी सुन लीजिए, ठीक है। और एस्टिमेट और बजट के पेमेंट में बहुत अंतर है। अगर आप फाइनेंस को समझते हैं, थोड़ा सा समझ है आप में नोटियाल जी, तो बजट को तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब हम बजट के जो हेड है उनको ही नहीं समझ। अब नवीन जी देखिए, ये तरीका नहीं है ना, आप बोल चुके, अब उनको बोलने दीजिए। ऐसे बीच बीच में कमेंट करके आप फिर सिर्फ और सिर्फ समय खराब कर रहे हैं ना। आशीष जी मैं भी चाह रहा था अभी बीच में, पर मैंने बोला नहीं। हाँ ठीक है नवीन जी, प्लीज आप शांत हो जाइए। आशीष जी अपनी बात पर आइए आप। तो जनता सवाल जब पूछती है, और बताएं गरिमा जी, जब सत्ता में मोदी जी नहीं थे तो क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने, बताएं आप। महंगाई के ऊपर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और अब महंगाई का नाम लेते ही डायन बोलते हैं। तो क्या है, महंगाई डायन हो गई अब, है ना। उसका नाम नहीं लेना, महंगाई बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत संदेश जाएगा। महंगाई की बात मत करना। आज भी गरिमा जी, दून हॉस्पिटल की स्थिति आज भी आ रखी है, मरीज परेशान है, अपनी ओपीडी में इलाज नहीं करवा पा रहा है, इतनी भीड़ है, आदमी नहीं रखे हुए। परसों आ रखा था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं नगर निगम में, क्योंकि वहां ऑपरेटर कम है। तो व्यवस्थाएं इतनी खराब है, और अब करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा देश राज्य के ऊपर चढ़ा तो रहे, पर उससे कर क्या रहे हैं? ना तो आप रोजगार दे पा रहे हैं, न शिक्षा की कोई आप हालत अच्छी कर पा रहे हैं, न स्वास्थ्य की हालत अच्छी है। तो उस पैसे से कर क्या रहे हैं? सबसे पहली जरूरत गरिमा जी, जो देश की और राज्य की होती है या किसी परिवार की होती है, वो उसका होता है पहले पेट भरना। पेट भर जाए तो फिर कपड़े भी खरीदेगा, मकान भी बनाएगा। और ये तो सीधा उस कल्चर में जा रहे हैं जिस कल्चर की इसे सोच ही नहीं, इनको सिर्फ अपना पेट भरना है। अभी आपने बोला कि जो इनका बजट होता है, जो इनको मिला हुआ होता है, इसे खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? तो देखिए दिव्या जी, 9 महीने इन्होंने बिना खर्च करे काट दिए। अब रहे 3 महीने में 65% खर्च करना है, तो आप समझ सकते हैं 3 महीने में तो लेपअप होती हो, 3 महीने में प्लस, यानी वो पैसा कागजों पर खर्च हो जाएगा। इन लोगों को अब 35-65% जो है वो इनकी जेबों में जाना है। सीधे सीधे इनका टारगेट होता है कि खर्च ना करके फटाफट तो लिख, बिना कोटेशन के, बिना किसी के, जा तेरे ठेकेदार को ठेका दे दिया जा, तू ये कर, तू वो कर, और पूरा। जी ये कांग्रेस की ठीक है आते हैं आशीष जी आते हैं। वैसे मैं दीपक जी से सवाल करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल एक सवाल आया है मन में आशीष जी की बात से, इसलिए कुलदीप जी के पास पहले आते हैं, उसके बाद आएंगे दीपक जी आपके पास में। कुलदीप जी से एक सवाल है मेरा। ठीक है नवीन जी, हो गया, आपस में बहस नहीं करते प्लीज। आशीष जी प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। कुलदीप जी पहला सवाल मेरा आपसे ये था, नवीन जी शांत हो जाइए, और प्लीज आप भी शांत हो जाइए। आशीष जी हो गया ना, अपनी बारी में जब मैं सवाल करती हूँ तब नहीं बोलना आता, उसके बाद में फिर जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है तब सारे कमेंट्स आप लोगों को आ जाते हैं। प्लीज उत्तराखंड में, हाँ हो गया नवीन जी प्लीज शांत हो जाइए, और प्लीज आशीष जी अब शांत रहिए। कुलदीप जी को सुनते हैं। कुलदीप जी, अभी आशीष जी ने एक बड़ी अहम बात कही कि ये जो पैसा है अब लोगों की जेब में जाएगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि क्या लापरवाही के चलते ये सब होता है, और दूसरा अभी ये सवाल मन में आया कि क्या जानबूझकर भी ऐसा किया जाता है, क्योंकि अब कुछ वक्त बचता है, उसके बाद में इस पैसे को किस तरीके से आप दिखाएंगे? क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है? कुलदीप जी गरिमा जी यही होगा। ठीक है आप सुन लेते हैं सर ठीक है। अरे प्लीज आशीष जी और नवीन जी आप भी शांत हो जाइए प्लीज, मैं बार बार नहीं कहूंगी, प्लीज कुलदीप जी को बोलने दीजिए। कुलदीप जी देखिए गरिमा, हाँ मैं देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना जो भारत सरकार की थी उसके माध्यम से एक उदाहरण के स्वरूप चीजें आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। स्मार्ट सिटी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहु प्रतीक्षित योजना थी और एक तरीके से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें देश के 100 शहरों का चयन किया गया और उत्तराखंड में देहरादून का इसका चयन हुआ। देहरादून एक स्मार्ट सिटी के रूप में इसका चयन हो, इसके लिए बड़े प्रयास किए गए और काफी लंबे प्रयासों के बाद जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। हमें भी लगा कि देहरादून में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो जो देहरादून का बोझ है एक शहर का और इसकी जो एक पुरानी सुंदरता थी, है ना, उसमें कुछ चीज़ों में सुधार आएगा। देहरादून पर जो बोझ है, ट्रैफिक का बोझ है, यहाँ पे ड्रेनेज का बोझ है, वो तमाम सारी चीज़ों में सुधार आएगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या,
हमने के चैनल पे लगातार स्मार्ट सिटी को लेकर के बहस करी और अंत में परिणाम क्या हुआ कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड राज्य के स्मार्ट सिटी के बजट में कटौती करनी पड़ी। कोई आंकड़ा मैं अलग से प्रेस नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक, भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को बजट देने से मना कर दिया, शेष बजट जो आवंटन होना था उसको देने से मना कर दिया। कहा कि जितना बजट आपको 700-800 करोड़ रुपए मिला हुआ है, टोटल 1400 करोड़ के करीब था, ठीक है, अब आप इसी में काम कीजिए। ठीक है, तो अब आप लगाइए कि गलती कहां हुई। प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने तो राज्य को आवंटित किया, ठीक है, राज्य में क्या हुआ? त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय कितना काम हुआ? लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने, उससे जुड़े अधिकारियों ने कार्यों को पूरा नहीं किया, उनका निरीक्षण नहीं किया। मुझे आज भी याद है जब त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में पलटन बाजार एक जगह है, इसके निर्माण, स्मार्ट सिटी का निर्माण का कार्य वहां चल रहा था, उसका निरीक्षण किया था। उसके बाद जब तीरथ रावत मुख्यमंत्री बने तो मुझे आज भी ध्यान है कि वो वहां जा गए और उन्होंने उस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए उनको 1 महीने का समय दिया था। ठीक, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तीरथ रावत भी चले गए लेकिन स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर जब पुष्कर सिंह धामी जी आए, उस दौरान कार्य में थोड़ी सी गति आई और चीजें सेटल हुई। मंत्री से लेकर के नगर निगम के मेयर से लेकर के स्थानीय विधायकों से लेकर के तमाम लोग वहां पहुंचे क्योंकि सबको क्रेडिट लेना था। आज कोई नहीं जाकर के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या कमियां हैं, कहां निकल गई हैं। ठीक, करोड़ों रुपए की योजनाएं जिसमें कहा गया कि अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें होंगी, नीचे डक्ट पड़ेंगी, ये चीजें होंगी, वो सारी वैसे के जस्ट की तस पड़ी हुई हैं। पलटन बाजार की स्थिति ये हो गई है कि कभी कभी वहां चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लोहे के एंगल जिस तरह से बाहर निकले हुए हैं वो दुर्घटना का कारण बनते हैं। सड़कें धंस रही हैं जगह जगह पर। ठीक है, तो जो भ्रष्टाचार है वो दिख रहा है, जो गंभीरता है अधिकारियों की, राजनेताओं की, वो दिख रही है। ये हम कुछ अलग से नहीं कह रहे हैं, ये वास्तविकता है। ठीक, योजनाओं को बनाना, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको धरती पर, धरातल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम लगानी पड़ती है, ब्यूरोक्रेसी के कान कसने पड़ते हैं। ठीक है, कितने अधिकारियों ने पिछले 4-5 सालों में, भाजपा प्रवक्ता बेहतर बताएंगे, स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया और यही वजह है कि चीजें, देखिए, गलतियां नौकरशाह करते हैं, निचले स्तर के कर्मचारी, भ्रष्ट कर्मचारी करते हैं, भुगतना सरकारों को पड़ता है, राज्य की जनता को पड़ता है। उतने साल जनता ने झेला, छीछा लेदर किसकी हुई? सरकार की भी, कि केंद्र ने स्मार्ट सिटी के बजट में कटौती कर दी। क्यों? केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। ये एक उदाहरण था जिसके माध्यम से मैं आपको चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यही चीज सारे प्रदेश में है। तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं, हमारे यहाँ केंद्र की, उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत केदारनाथ में आपदा के बाद से पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, बद्रीनाथ का रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है। ये केंद्र की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का काम चल रहा है। क्या हमें बजट के या भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई भारत सरकार की योजनाओं में कभी हमें कोई चीज इस तरह की देखने को मिली? छुटपुट घटनाएं कोई हुई होंगी, लेकिन कभी हमें इस तरह की कोई बड़ी चीज देखने को नहीं आई सामने। ठीक, लेकिन जो योजनाएं राज्य सरकार के पास आई, उनकी थ्रू आई, उनकी स्थिति क्या हुई, वो सबके सामने। हाँ, बिल्कुल। ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार को कटघरे में खड़े कर रही हैं, क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकारें हैं, एक ही विचारधारा की सरकारें हैं, एक ही दल की सरकारें हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आप अपने सिस्टम से कैसे काम लेते हैं। और कहीं ना कहीं तो कहते हैं ना कि जानबूझकर गरिमा जी डिले करने की बू आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बिल्कुल दिखता है। ये मैं आपको एक उदाहरण के साथ अपनी बात पूरी करूंगा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले गुजरात में राज्य पर जो कर्जा था और गुजरात और जो बजट था, और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो वहां की आर्थिक स्थिति हुई, ठीक, 2001 से और 2014 के बीच में, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, ठीक है, तब तक के आप स्थिति देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि राज्य सरकार
किस तरह से अपने राज्य को कर्ज से उठा करके बजट को सरप्लस लेकर के आती है, विकास कार्यों को लेकर के आती है। साबरमती नदी का हमारे सामने उदाहरण है। हमारे देहरादून में रिस्पना से ऋतुपर्णा की योजनाएं चली, तमाम सारी चीजें चली, लेकिन वो एक भाजपा के लिए भाजपा का ही एक राज्य उदाहरण है और उन्हीं का एक नेता उस चीज का भी उदाहरण है जो गवर्नेंस को लिए कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए वो चीजें वहां पर नजर आती हैं और लापरवाही रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर लापरवाही ना होती तो साल दर साल कम से कम इसमें वृद्धि तो नहीं होती। अब उम्मीद ये है कि सरकार इस चीज को सीरियसली लेगी और कम से कम राज्य पर बढ़ रहे कर्ज पर लगाम लगा सकेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त की कमी है, अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। प्रदेश में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी है जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार लगातार कर्ज बढ़ाती जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जो विभागों को आवंटित बजट है वो अब तक खर्च नहीं हुआ है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।